अगर हम हमारे भारत देश की बात करें, मैं जल्दी से एक पॉइंटर यूज कर लेता हूं। हमारे भारत देश में अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग डांस फॉर्म्स भी हैं, बहुत कल्चर है। पूरी दुनिया में 8 मेजर रिलीजन्स हैं और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि वो सभी 8 मेजर रिलीजन्स, वो सभी आठों धर्म हमारे देश में मौजूद हैं। हमारे देश में 1600 से ज्यादा प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में 100 से ज्यादा प्रकार के डांस के फॉर्म्स हैं, नृत्य हैं। कमाल है, कितना डाइवर्स है हमारा देश, कितनी खुशी की बात है। मगर अब हम समझते हैं कि ये डाइवर्सिटी जब हमारे देश में है तो इसके साथ साथ भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे देखने के लिए मिलता है। उसके लिए सबसे पहले हम एक टर्म को समझते हैं, वो है प्रिजुडाइस। अब हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं। अब क्या होता है कि हम सभी लोग अपने जैसे लोगों के साथ रहने में सिक्योर फील करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश से हैं और आप यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चले जाते हैं। वहां जब आप कोचिंग में बैठते हैं या आप अपने रूममेट से बात करते हैं, जब वहां आप लोगों से इंटरेक्ट करना या वार्तालाप करना शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है कि उनमें से कोई एक भी मध्य प्रदेश से है, यानी कि वो आपके राज्य से आता है। और अगर आपको ये पता चल जाए ना सिर्फ वो आपके राज्य से बल्कि वो आपके जिले से बिलोंग करता है, तब आप दोनों में अपने आप ही एक अटूट प्रेम पैदा हो जाएगा। ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा ज्यादातर हमारे देश में होता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जिसको हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। जो हमारे देश के लोग जो हमारे देश से बाहर काम कर रहे हैं, जब भी वो हमारे देश से बाहर भारतीयों से मिलते हैं तो वो उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है, उनको एक एकजुटता फील होती है, उनको ऐसा लगता है कि हम प्रोटेक्टेड हैं। तो प्रिजुडाइसिस में ये होता है, जब आप दूसरे समुदाय के लोग, चाहे वो दूसरे धार्मिक समुदाय के लोग हों या दूसरे राज्य के लोग हों, उनके प्रति इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको उनकी बोली समझ में नहीं आ रही है, उनका कल्चर समझ में नहीं आ रहा है, आपको अपने ही जैसे लोगों के साथ सिक्योर फील होता है। यही इनसिक्योरिटी के कारण आप दूसरे लोगों के प्रति निगेटिव एटीट्यूड फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। मतलब उनके प्रति आप निगेटिवली व्यू करने लगते हैं उनको, उनको उनके धर्म को, उनके खान पान के तरीके को, उनके पहनावे को आप अपने से बेहतर नहीं समझते हैं और ना ही अपने बराबर का समझते हैं। आप उनको अपने से नीचे का समझने लगते हैं, दूसरों को। यही कहलाता है प्रीजुडाइज। जब हम ये सोचने लगे कि जो तरीका हमारा है, when we start thinking that only one way of doing something is best and perfect, जब हमको ये लगने लगता है कि हमारा ही धर्म सबसे अच्छा है, जब हमको ये लगने लगता है कि हम जिस प्रकार का खाना खाते हैं वही सबसे अच्छा है, जब अगर हमको ये लगने लग जाए कि हमारा पहनावा ही सबसे अच्छा है, वेस्टर्न कल्चर से जो आज लोग जीन्स पहनने लगे हैं या स्टिच्ड क्लोथ्स आने लग गए हैं, उसको हम निगेटिवली व्यू करने लग जाएं, तो हमने उनके प्रति फॉर्म कर लिया है प्रिजुडाइस। और ये भी एक प्रकार का भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। हमारे नॉर्थ में कई लोग सूट्स और साड़ीज पहनते हैं। साउथ इंडिया में क्या है, उनकी एक अलग सिल्क की साड़ी है। यहां तक कि साउथ में जो लोग हैं वो लुंगी पहनते हैं, वो धोती पहनते हैं। अब कई नॉर्थ के लोगों को मैंने ये बोलते सुना है कि साउथ के लोग मॉडर्न नहीं हो पाए हैं, वो आज भी पुराने प्रकार के वस्त्रों को पहनते हैं। ये बिल्कुल ही गलत सोच है, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। यू आर फॉर्मिंग ए निगेटिव एटीट्यूड और यही कहलाता है प्रीजुडाइस। आइए अब इसको हम आगे देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि रिलीजियस बिलीफ्स, आपका ये मानना कि आपका धर्म ही सबसे सही तरीका है ईश्वर के पास पहुंचने के लिए। यहां तक कि रंग को लेकर भी प्रीजुडाइसेस होते हैं कि अरे वो काला है तो वो
इस प्रकार का इंसान होगा, ये भी एक प्रीजुडाइस है। रीजन को लेकर भी प्रीजुडाइस होता है कि वो तो साउथ इंडिया से है, वो तो नॉर्थ ईस्ट से है, वो नॉर्थ ईस्ट से है तो हम कई लोगों को आपने बोलते सुना होगा कि अरे देखो वो तो चाइनीज है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हमारे 7 राज्य आते हैं वो हमारे भारत का एक अटूट हिस्सा है, और किसी को यह अधिकार नहीं बनता ये कहने का कि वो चाइनीज लोग हैं। ये भी एक प्रकार का प्रीजुडाइस है। एक्सेंट के आधार पर आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में बघेली, बुंदेलखंडी भाषा और अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। आप अगर वेस्ट बंगाल चले जाएंगे तो वहां बंगाली बोली जाती है। बिहार में मैथिली, भोजपुरी, ऐसी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अब ये सब लोग जब हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं तो इनकी मदर टंग इन्फ्लुएंस, जिसको हम एमटीआई कहते हैं, वो जरूर देखने के लिए मिलता है। इस बेसिस पर भी लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे देखो, ये ढंग से हिंदी नहीं बोल पाता, ये ढंग से अंग्रेजी नहीं या इंग्लिश नहीं बोल पाता। प्लीज नो, नो, नोट दैट लैंग्वेज इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये सिर्फ एक वार्तालाप करने का एक तरीका है। आपको कोई भी भाषा आती हो, अगर आप एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं तो आपका कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है, टू वे कम्युनिकेशन। तो एक्सेंट के आधार पर भी प्रीजुडाइज गलत है। कपड़ों के आधार पर तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया कि अगर किसी ने बहुत ही पुराने कपड़े पहने हैं तो लोग उसको बहुत ही पिछड़ा समझते हैं, उसको गरीब समझने लगते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि शायद उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं है। ये सब डिस्क्रिमिनेशन है। दीज ऑल आर फॉर्म्स ऑफ प्रीजुडाइसिस। अब बहुत ही एक रोचक बात मैं आपको बताता हूं। आपके सामने अगर आपका कोई दोस्त, कोई लड़का दोस्त रोने लग जाए तो आप उसको बोलेंगे अरे पागल है क्या, लड़के रोते नहीं हैं, बॉयज डोंट क्राई। वेयर एज अगर कोई लड़की रोने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लड़कों को लोग बोलते हैं कि लड़के बहुत रफ एंड टफ हैं। लड़कियों को लोग बोलते हैं कि लड़कियां इमोशनल हैं। लोग बोलते हैं कि लड़के खेल कूद स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। लड़कियां कितनी अच्छी कुक होती हैं। लड़के बहुत नॉटी होते हैं, लड़कियां बहुत वेल बिहेव्ड होती हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं, दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत ही गलत सोच है। दिस इज अ स्टीरियोटाइप। जब आप सभी लोगों को एक ही इमेज में फिक्स कर देते हैं कि सभी के सभी लड़के रफ एंड टफ होते हैं, सभी के सभी लड़के स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, सभी के सभी लड़के नॉटी होते हैं, लड़के रो नहीं सकते, ऐसा कोई किताब में नहीं लिखा है कि लड़के नहीं रो सकते। हमें बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि अरे तुम लड़के हो, तुम मत रो। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि नहीं, लड़के तो ऐसे ही होते हैं और लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं। ये बहुत ही गलत सोच है। ये एक स्टीरियोटाइप है। जब हम हर एक लड़के को एक ही धारणा से देखने शुरू कर देते हैं, इस स्टीरियोटाइप से हमको बाहर उभरना होगा। दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिसमें लड़कियों ने ओलंपिक स्तर पर अपने अपने देश का नाम रोशन किया है। ऐसे कितने ही लड़के हैं जो कुकिंग में बहुत अच्छे हैं। ऐसे कितने ही लड़के हैं जो बहुत वेल बिहेव्ड होते हैं। ये कोई टैग थोड़ी है जो लड़कियों पे लगा हुआ है। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो नॉटी हैं और राउडी हैं और रफ एंड टफ हैं। तो हमको इस सोच से बाहर निकलना होगा, हमको इस स्टीरियोटाइप से बाहर निकलना होगा। तभी हम इस डाइवर्सिटी से इस देश को आगे लेकर जा सकते हैं। जब तक इस डाइवर्सिटी के साथ साथ हम ये प्रीजुडाइसिस और ये स्टीरियोटाइप को लेकर साथ में चलेंगे, ये देश की उन्नति में एक ऑब्स्टिकल बनकर हमेशा बीच में आड़े आता रहेगा। अब स्कूल में कुछ बच्चे, अगर किसी का पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी को दिखाई नहीं देता है, तो पहले इसे हम डिसेबल्ड बोलते थे। अब सरकार ने बिल्कुल ठीक किया। सरकार ने बोला ये कोई डिसेबल नहीं है, ये वो बच्चे हैं जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं, इनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं हैं। अगर किसी बच्चे के पैर नहीं है तो क्या उसके लिए एक अलग स्कूल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपके स्कूल में सीढ़ियों के साथ साथ लिफ्ट भी होनी चाहिए। एक ऐसा पेवमेंट होना चाहिए जिससे व्हील चेयर पर बैठकर वो बच्चा भी स्कूल में क्लास के अंदर तक जा सके। आपके स्कूल में ऐसे बाथरूम्स होने चाहिए जहां पर ऐसे विकलांग बच्चे आराम से बैठकर अपनी अपने नेचर्स कॉल को पूरा कर सके। कहने का यह मतलब है कि यह भी एक प्रकार का
डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें आप भेदभाव करते हैं उन लोगों से जिनको भगवान ने हमसे थोड़ा अलग बनाया है। ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है कि मुस्लिम कम्युनिटी में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी इज अगेंस्ट सेंडिंग गर्ल्स टू दी स्कूल। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। जब इस पर रिसर्च की गई तो यह पाया गया कि मुस्लिम्स की मेजोरिटी में बहुत ज्यादा पुअर्टी है, बहुत ज्यादा गरीबी है। इस कारण से वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाती हैं। दूसरी बात, स्कूल से लेकर घर तक की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा दूर है, और हर इंसान चाहता है कि उनके घर की जो बच्चियां हैं वो सिक्योर रहें, वो सेफ रहें। अब इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स खोले और ज्यादा से ज्यादा गांवों के पास स्कूल हो, ताकि बच्चों को दूर ट्रेवल ना करना पड़े। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। ये उदाहरण है केरला का। बाय द वे, केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे हमारे देश में केरला में है। केरला ने क्या किया, गांव गांव में जाकर बहुत सारे सरकारी स्कूल खोले, और इससे क्या हुआ, मुस्लिम लोगों ने भी अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि स्कूल उनके घर से पास था। तो दैट मीन्स दिस प्रूव्स कि मुस्लिम अपनी लड़कियों को इसलिए नहीं स्कूल भेज रहे कि वो लड़की हैं, बल्कि इसलिए नहीं भेज पा रहे थे बिकॉज ऑफ पुवर्टी, गरीबी। अगर सरकार इस पर जोर दे तो मुस्लिम्स ही नहीं, सभी समुदाय के लोग स्कूल जाना शुरू करेंगे और सभी को शिक्षा का अधिकार मिल पाएगा। एक और डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा देखा जाता है कि ऊंचे तबके के लोगों ने नीचे तबके के लोगों को कभी भी ऊपर उठने का मौका ही नहीं दिया। ये मैं पुराने समय की बात कर रहा हूं। वर्ण सिस्टम आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। इसमें ब्राह्मण्स और क्षत्रिय ने एक रोल डिफाइन करके रखा था कि हर एक एक तबके के लोगों को क्या करना है। नाउ इट बिकेम, दीज काइंड ऑफ रोल्स बिकेम फोर्स ऑन द नेक्स्ट जनरेशन बाय बर्थ। मतलब एक ब्राह्मण का जो बच्चा है वो बाय बर्थ एक प्रीस्ट बनने के लिए, एक पुजारी बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। वहीं अगर कोई शूद्र का बच्चा मंदिर में पुजारी बनना चाहे तो उसके लिए यह संभव नहीं था। ये एक वर्ण सिस्टम पैदा हो गया था। दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आज से कुछ साल पहले तक अनटचेबिलिटी भी होती थी, जिसमें स्कूल में छोटी जात के लोगों को, जो ऊपर की जात के लोग जिनको छोटा समझते थे, वो स्कूल में भी उनको एक अलग कॉर्नर पर बिठाते थे। उनको आपस में मिलने की अनुमति नहीं थी। देखिए कितनी, अगर आप सोचिए, आप अगर एक पिछड़ा वर्ग के समुदाय से बिलोंग करते हैं, आप तो बच्चे हैं, आपको तो इतनी समझ ही नहीं है। आप तो स्कूल गए थे कि आज स्कूल में मैं मैथ्स पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, मैं हिंदी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और वहां जाके आपको बोला जाता है कि क्लास के कोने में जाकर बैठ जाओ और वहां से पढ़ो, बाकी बच्चों को मत छूना, बाकी बच्चों के साथ मत खेलना। कितना दुख होगा, कितना मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। दिस इज अगेन अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और इसके अगेंस्ट भी बहुत मुहिम चलाई गई। अब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। इनके बारे में आप सभी ने सुना होगा। अब इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। हमारे देश का जो संविधान है उसमें इनकी बहुत अहम भूमिका थी हमारे देश को के लिए संविधान बनाने के लिए। अब ये महर जाति से बिलोंग करते थे, जो महाराष्ट्र में एक छोटे तबके की जाति मानी जाती थी, जो अनटचेबल माने जाते थे, अछूत माने जाते थे। अब एक आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं। ये कहानी है 1901 कोरेगांव की। कोरेगांव इस वक्त महाराष्ट्र में आता है। ये ये महाराष्ट्र में आता है। अब ये रेलवे स्टेशन पे उतरे अपने कुछ दोस्तों के साथ, और ये उम्मीद कर रहे थे कि वहां पे उनके पिताजी, उनके फादर या फिर उनके कोई मित्र आएंगे उनको लेने के लिए। मगर 1 घंटे तक कोई उनको लेने के लिए नहीं आया। जब थोड़े समय तक वो वहां खड़े थे, तो वहां के जो स्टेशन मास्टर थे वो आकर अंबेडकर साहब से पूछते हैं कि बच्चों तुमको कहां जाना है, कोई लेने नहीं आया।
तब इन्होंने बताया कि हमारे पिताजी को हमें लेने आना था, मगर वो अभी तक आए नहीं और हमें कोरेगांव जाना है। हमें नहीं मालूम कि हम वहां कैसे पहुंचे। अब स्टेशन मास्टर बहुत ही इम्प्रेस्ड थे अंबेडकर साहब से और उनके दोस्तों से, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। मगर जब उन्होंने पूछा कि तुम कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, तुम कौन सी जाति से हो, और जब इन्होंने बताया कि हम महर जाति से बिलोंग करते हैं, तब वो स्टेशन मास्टर का रवैया बिल्कुल बदल गया। और ये बात इतनी तेजी से रेलवे स्टेशन में पहुंच गई कि अंबेडकर साहब दुगना तिगना पैसा देने को भी तैयार थे, मगर कोई भी उनको कोरेगांव ले जाने के लिए, उनके पिताजी के पास ले जाने के लिए कोई भी सवारी देने को तैयार नहीं था। अपने जीवन के अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि वो एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जहां पे सभी इंसानों को बराबर माना जाता है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो अनटचेबिलिटी की मैं बात कर रहा था, अब संविधान में ये आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी एबॉलिश है। मतलब अब ये आप किसी के साथ भी छुआछूत नहीं कर सकते। अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब हम जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय सिर्फ हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे थे, हमारी लड़ाई आपसी भी थी। हमारे देश में जो दलित हैं, दलित का मतलब क्या होता है? देखिए, जिनको हम अनटचेबल्स कह रहे थे, अपर कास्ट के लोग जिनको अनटचेबल्स कहते थे, वो खुद को दलित कहते थे। दलित मतलब जो टूट चुका है, जिसका मन बहुत दुखी है। सरकार दलित को एससी के नाम से रिकॉग्नाइज करती है, शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से। इनकी लड़ाई थी कि हमें मंदिरों में एंट्री दी जाए, हमारे साथ बराबर का बर्ताव किया जाए। महिलाएं भी चाहती थी कि उनको शिक्षा में बराबर अधिकार दिया जाए। जो ट्राइबल्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो बड़े बड़े मनी लेंडर से परेशान थे, जिन्होंने इनको लोन पर पैसा दिया हुआ था, सूद पर पैसा दिया हुआ था, इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर कि ये चुका नहीं पा रहे थे। ये इतने ज्यादा मेंटली हैरेस थे कि ये भी चाहते थे कि इनसे इनको छुटकारा मिले। तो ये स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी सिर्फ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं, ये सब भी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अब यही मैं आपको समझा रहा था कि हमारे देश में तो कितनी डाइवर्सिटी है, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी है। इसी डिस्क्रिमिनेशन से हमको लड़ना है। अब मैंने आपको जो प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप का एग्जांपल दिया था, वो आज भी हमको देखने के लिए मिलता है। आप लोग कितने लोगों ने ये बोलते हुए सुना होगा कि गांव के लोग तो सुपरस्टिशियस होते हैं, शहर के लोग तो बहुत चालाक होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं। ऐसी सोच से हमको बाहर निकलना है। हर इंसान यूनिक होता है। हमें किसी भी इंसान को जज नहीं करना चाहिए बेस्ड अपॉन उसकी कास्ट, उसके रंग, उसके पहनावे, उसके बैकग्राउंड, या किसी भी कारण से। हर इंसान यूनिक है और हमें हर इंसान को यूनिक तरीके से देखना चाहिए। यहां तक कि हमारा जो संविधान भी है, वो भी कहता है कि हमारा देश एक सेक्युलर स्टेट है। मतलब हमारा संविधान किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करता है। हमारा संविधान नहीं कहता है कि वी आर अ हिंदू नेशन और वी आर अ मुस्लिम नेशन। हमारा संविधान ये कहता है कि आपको आजादी है अपने अपने धर्म को अपने अपने तरीके से इंजॉय करने की, उसको मानने की, उसमें उसका सम्मान करने की, बशर्ते आप दूसरे धर्म का अपमान ना करें और दूसरे धर्म में इंटरफेयर ना करें। हमारा